तो बाकी किसी भी सेक्टर में 100% संविधान लागू नहीं हो पाया, जबकि संविधान को लागू होने मात्र 10-12 साल में ही हो जाना चाहिए था। तो साथियों क्यों नहीं हो पाया, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन ये है कि संविधान स्वयं ये बात कहता है कि जनता के द्वारा जनता का शासन, मतलब संविधान की सारी ताकत जनता में निहित है। जैसे कि हमारी प्रेम्बल कहती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो हमारे समर संघ का मेन कॉन्सेप्ट वो है, इस कॉन्सेप्ट है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो वह ये कहता है कि यदि आज आप इकट्ठे हो जाएंगे तो आज आप अपने हक अधिकार ले जाएंगे और संविधान को 100% लागू भी करा सकते हैं। ये मैटर नहीं करता कि आप राजनीति में हैं, सत्ता में हैं कि नहीं हैं, लेकिन ये मैटर करता है कि यदि आप इकट्ठे हैं और 51% से अधिक हैं तो या तो आप स्वयं सत्ता में होंगे और आप सत्ता में भी नहीं होंगे। तो ये निश्चित बात है साथियों कि सत्ता चाहे किसी की भी हो, जब आप 51% अधिक संख्या में इकट्ठे होंगे तो कोई सरकार होगी वो आपके हक अधिकार देने की बात करेगी। संविधान, चूंकि हम सब समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय में जीने वाले लोग हैं, हमारे महापुरुष जितने भी समण महासमण महापुरुष हुए हैं उन्होंने समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय का ही हमें पाठ पढ़ाया है और न्याय की बात करी है और उस पर उन्होंने काम करने का काम भी किया है। उसी को ही विचारधारा को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और हमारी विचारधारा भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए कल्याणकारी विचारधारा है। ये ऐसी विचारधारा है कि इसमें सभी साथियों को शिक्षा, समान रोजगार, समान स्वास्थ्य, समान सुविधाएं सबको समान मिले, इस तरह की हमारी समता में श्रवण करने वाले समर संघियों की सोच है और उसी कॉन्सेप्ट पे आज हम इस समर संघ को लेकर चल रहे हैं। लेकिन हमारे समाज में अब आपने देखा कि जैसे कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपने तमाम स्ट्रगल के बाद और 4 बच्चों को बलिदान देने के बाद बहुत ही टैलेंट के साथ उन्होंने हमें भारतीय संविधान में हमें सब हक अधिकार दिए और अधिकार ही नहीं दिए, हमारे जो समाज 6743 जातियों बटा था उनको SC ST OBC में इकट्ठा करने का काम किया और इकट्ठा हुए तो कहीं ना कहीं हम सत्ता में भी आए, शासक भी बने। लेकिन जैसे कि मान्यवर काशीराम जी ने कहा था कि चाहे हम सत्ता में रहे ना रहे, पार्टी में हमारी बने न चले ना चले, लेकिन सामाजिक परिवर्तन की गति कभी नहीं रुकनी चाहिए। जैसे हम लोग सत्ता में आए, सामाजिक परिवर्तन की गति हमारी कहीं ना कहीं शिथिल पड़ गई। वो जो सामाजिक रूप से जो वृक्ष हमने रोपा था, जिसने विशाल रूप धारण किया था, लेकिन कहीं चलते उसके रूट्स में हमने पानी देने का काम बंद कर दिया, उसके पोषण करने का काम बंद कर दिया, सामाजिक गतिविधियों को हमने समय देने का काम बंद कर दिया, कैडर देने का काम हमने बंद कर दिया, जिसके चलते हमको बहुत बड़ी क्षति उठानी पड़ी और हम मेन लाइन से शिफ्ट होकर स्विप लाइन में, साइड लाइन में हम लोग फिर दोबारा से डाइवर्ट हो गए। बहुत बड़ा रीजन उसका यह है साथियों कि हम लोग यूनाइट नहीं रहे। जैसे ही हम लोग ताकत में और सत्ता में आए, हमारे अपने व्यक्तिगत स्वार्थ जाग गए, व्यक्तिगत हम अपने बिल्डिंग बनाने में लग गए, अपने स्वयं के स्वार्थों को जगाने में लग गए, जिस कारण हमको जो करना चाहिए था वो नहीं कर पाए और हम अपनी अपनी प्रैक्टिसों में 29 लाख से अधिक संगठनों में बढ़ते चले गए। और जितनी मजबूती से हम लोगों ने संगठन में काम किया, चाहे पैसा लिया, धन दिया, फिजिकल सपोर्ट किया, जितना भी किया उतना ही ज्यादा हमारे समर समाज का नुकसान हुआ और उतने ही तेजी से हमारे संगठनों के, हमारा समाज के टुकड़े होते चले गए। जिस कारण आज स्थिति है साथियों, चाहे हम शिक्षा की बात करें, रोजगार की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें या संविधान की बात करें, मौलिक अधिकारों की बात करें, सब कहीं ना कहीं कटते छटते नजर आ रहे हैं। प्रत्येक दिन जब निकलता है तो कहीं ना कहीं हमारा एक ना एक अधिकार कट जाता है, छट जाता है और हम कुछ नहीं कर पाते। आपने देखा अभी कई ज्वलंत मुद्दे हैं, अभी संसद का उद्घाटन हुआ, उसके बारे में आपने देखा किस तरह से संवैधानिक व्यवस्था को ताक पर रखकर किस तरह से उसका उद्घाटन हुआ। वहां पर संवैधानिक लोगों का एंट्री होनी चाहिए तो वहां असंवैधानिक लोगों की एंट्री वहां पे हुई। पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोगों का वहां पहुंचना चाहिए था, लेकिन वहां ऐसे लोग पहुंचे जो कहीं की संवैधानिक दृष्टि से कहीं भी नहीं स्टैंड करते। इसके अलावा अभी आप देख रहे हैं तमाम ऐसे मुद्दे हैं, पहलवानों का मुद्दा चल रहा है। हम कह रहे हैं पहलवान गलत हैं, कुछ भी है,
लेकिन उसकी आवाज को सुनना चाहिए, उन पर जाकर किसी को भी अपनी बात को पूछना चाहिए। लेकिन कोई को पूछेगा? वो जब पूछेंगे जब आप यूनाइट होंगे, जब आप इकट्ठे होंगे। आपने देखा रेलवे कर्मचारियों की कितनी बड़ी यूनियन थी कि पूरा चक्का जाम हो जाता था और एक दिन में उनकी मांगें पूरी कर दी जाती थी। लेकिन आज वो इतने बड़े बड़े संगठन भी कहीं दिखाई नहीं देते, क्योंकि साथियों कहीं हद तक यह है कि संविधान धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है और ये लोकतंत्र जो कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया पर खड़ा है, वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र अपने कमजोर होता जा रहा है और ये राजतंत्र की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रहा है। साथियों, यदि हम सब लोग अभी नहीं चाहते, हमने अपनी स्थिति और परिस्थिति को दृष्टिगत नहीं किया और हम इसी तरह से अपने अपने में लग गए, तो साथियों वो दिन दूर नहीं है जो फिर दोबारा वही स्थिति हो जाएगी जिस स्थिति से हमारे तमाम महापुरुषों ने अपने बलिदान देकर हमें इस पोजीशन में लाकर बैठाया कि आज हम मान सम्मान से जी सकते हैं, बढ़िया नौकरी कर सकते हैं, अच्छा खा सकते हैं, अच्छा पहन सकते हैं, बढ़िया गाड़ियों में घूम सकते हैं, संगठन बना सकते हैं और सर उठाकर आंखों से आंख मिलाकर बात कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि हमारे को कुछ महासमणों ने इतना बड़ा क्रांति कर दी, लेकिन आज उससे भी ज्यादा हमारे समर संगी हैं, लेकिन हम काम उनके 10-20% भी नहीं कर पा रहे। ये बहुत ही विचारणीय बिंदु है साथियों। इसी चीज को चलते देखते हुए लगा कि इतने संगठन काम करने के बावजूद भी इकट्ठा करने की बात करते हैं, एक प्लेटफॉर्म पे आने की बात करते हैं, फिर भी क्यों नहीं आ पा रहे। तो इस पर चिंतन मंथन किया गया तो यही पाया गया कि कहीं ना कहीं जो हमारे संगठन काम कर रहे हैं, वह काम तो हमारे बाबा साहब, गौतम बुद्ध, पेरियार, राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले, सब महासमणों की विचारधारा पे कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वह अपने व्यक्तिगत जो कि संगठन का जो उसका खुद स्वयं की प्रैक्टिस है, जो उसका एक कॉन्सेप्ट है, उसमें कुछ विसंगतियां हैं, कुछ वायरस हैं, जिसके चलते हमें उससे आज के वर्तमान परिवेश में सफलता नहीं मिल पा रही है। साथियों, ये वैसे ही है साथियों कि एक जमाना था जब हम बैलगाड़ियों से भी अपना काम चला लिया करते थे, जब हम सामान्य विदाउट एंड्रॉइड फोनों से भी काम चला लिया करते थे, बिना कंप्यूटर के काम चल जाता था। लेकिन आज वर्तमान में जैसे कि हमारा आज पूरा दुनिया पूरा ग्लोबल में जी रही है, आज जितनी स्पीड से पूरा दुनिया चल रही है उसमें हमको भी स्पीड में आना पड़ेगा और जिस तरह से पूरी दुनिया ताकतवर हो रही है, हमें भी ताकत में आना होगा। जब हम ताकत में होंगे तब हम निश्चित रूप से अपने उद्देश्य की पूर्ति कर पाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि लगातार हमारा जो संघ है वो मजबूत होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि स्थिति यह है साथियों की जो संघ थे उसमें जो एंटीवायरस थे वो हमने इसमें निकालने का काम किया है। जैसे कि इसमें देखा गया था कि जो संगठन होते थे वो कहीं ना कहीं एकलवाद पर डिपेंड होते थे। कोई भी नेता अपने मतलब के लिए उसकी विचारधारा को लागू करता था, अपने मतलब के लिए उस एजेंडे को लागू कराता था और अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो कुछ में काम करता था, जिस कारण कभी भी उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर पाए। लेकिन समर संघ में उन वायरसों को निकालने का काम किया गया है। इसके जो समर संघ के 10 गोल्डन रूल्स हैं वो अपने आप में एक एंटीवायरस है, आधुनिककरण है और आज की आधुनिक परिवेश में समर संघ की बहुत ही आवश्यकता है। जैसे कि अभी हमारे साथियों ने पहले भी बताया है समर संघ के 10 गोल्डन रूल्स, मैं फिर भी शॉर्टकट में आपको बताना चाहूंगा कि इसमें जैसे नंबर 1 है केवल समण। केवल समण साथियों सबसे महत्वपूर्ण इसका रूल है। केवल समण, इसमें वही लोग रमण कर सकते हैं जो समता में रमण करते हों, जो समता में विश्वास करते हों, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय में विश्वास करते हों, वह सब इस समर संघ में आ सकते हैं। और जो इस समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय में विश्वास नहीं करता वो इसमें नहीं आ सकता। दूसरा साथियों एक बहुत ही शानदार इसमें नियम है, चंदा कभी नहीं। एक्चुअली में देखा गया कि तमाम हमारे संगठनों ने जैसी चंदा इकट्ठा किया, कुछ खर्च किया, बाकी खातों में इकट्ठा किया और इतना इतना इकट्ठा हो गया कि उसको संभालना मुश्किल पड़ गया। और जैसे ही संभालना मुश्किल पड़ा तो एक दूसरे को लड़ाई लड़ने लगे और अपना अपना हक अधिकार उस पर जमाने लगे, जिस कारण चंदे के आधार पर संगठनों के टुकड़े होते चले गए और 2-2 के 4-4 के 6 संगठन बनते चले गए। इसी तरह कुछ हमारे साथी ऐसे थे जिन्होंने जाति को अभ्यास किया
और जातियों में प्रैक्टिस करने शुरू कर दी। कहीं ना कहीं राजनीति अभिलाषा के चलते वो जातियों के आधार पर अपने अपने आप को बुलंद करने लगे और जातियों पर गर्व करने लगे। और जैसे जैसे जातियों पर गर्व करने लगे वैसे वैसे हमारे बहुजन समाज के, हमारे समण संघ के टुकड़े होते चले गए और इससे संघ को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इसके अलावा साथियों, इसमें जो समर संघ में है केवल संघवाद, प्राय देखा गया कि जो संगठन हुआ करते हैं उसमें एकलवाद बहुत ही ज्यादा हावी होता है। जो भी राष्ट्रीय लीडर होता है वह भेड़ों की तरह पूरे समाज को हाँकता है, चंदा वसूलता है, लोगों का प्रयोग करता है, और जब काफी स्ट्रेंथ में वो मजबूत हो जाता है तो कहीं ना कहीं अपने आप को पूरे संगठन के साथ बेच डालता है। तो साथियों, इस संघ में संघ एकलवाद नहीं होता, इसमें संघवाद होता है। संघ जिसमें सभी साथी मिलकर डिसीजन लेते हैं, जिसमें सभी लोग मिलकर अपनी विचारधारा को चलाते हैं, वह संघवाद होता है साथियों। पांचवा है पद प्रतिष्ठा मंच माला कभी नहीं। इसमें ना तो पद होता है, ना प्रतिष्ठा होती है, ना मंच, ना माला, इस तरह की कोई प्रैक्टिस नहीं की जाती। अक्सर देखा गया तमाम पदों के आधार पर, प्रतिष्ठा के लिए, मंच के लिए, मालाओं के लिए तमाम हमारे क्रांतिकारी साथी आपस में लड़ जाते हैं और एक दूसरे की पोल खोलने लगते हैं, एक दूसरे की टांग खींचने लगते हैं और विचारधारा को मजबूत करने की बजाय और कमजोर करने लगते हैं, और वो अपने आप को चमकाने लगते हैं और दूसरे को काला करने लगते हैं। तो इस तरह की ये दूषित जो विचारधारा थी संगठनों की, हमें उससे ऊपर निकलकर हमने पद प्रतिष्ठा मंचमाला को अभ्यास समर संघ पूरी तरह खत्म है इसमें। और इसमें इस तरह एक सब एक समान है, या तो सभी साथी कुर्सियों पर बैठते हैं या सभी साथी दड़ी पर बैठते हैं और अपनी बात करते हैं, और संघ जो डिसाइड करता है वो सबको मान्य होता है साथियों। दूसरा साथियों, इसमें पंजीकरण कभी नहीं। अक्सर देखा गया कि पंजीकरण किसी व्यक्तिगत वस्तु का होता है। कोई भी साथी कोई अपनी वस्तु खरीद कर लाता है, जो स्वयं उसका पेमेंट करता है तो वो उसका मालिक बन जाता है। लेकिन संघ का कोई मालिक नहीं होता। संघ को अपने आप में इतना विस्तृत है, इतना विशाल है कि इसका कोई पंजीकरण कर भी नहीं सकता। और चूंकि संघ स्वयं इसका मालिक है, इसको संघ स्वयं डिसीजन लेता है, तो इसमें इसका कोई डिसीजन एक इंडिविजुअल व्यक्ति नहीं ले सकता। तो इसलिए पंजीकरण इसका कभी होता नहीं है। एक मिनट, संघाधिदेश सबसे ऊपर साथियों, जैसे कि हमारे भारत की जैसे संसद लगती है और संसद में जिस तरह से हमारे सांसद, विधायक, मंत्री उसमें प्रतिभाग करते हैं और वह अपने अपने प्रस्ताव अपने अपने क्षेत्रों से लाते हैं, और वो प्रस्ताव वहां हाउस में चर्चा की जाती है, और चर्चा करने के बाद जिसका भी प्रस्ताव अच्छा होता है उसको सबकी सहमति मिलती है, और अंत में जो वहां के सभापति महोदय होते हैं उनके द्वारा उसको अनुमोदन दिया जाता है। तब वो संघ का आदेश बन जाता है, हाउस का आदेश बन जाता है। उसी प्रकार हमारे समर संघ का भी हाउस लगता है, और समर संघ का हाउस हमारा ऑनलाइन भी लगता है और फिजिकल भी लगता है। और उसमें इसी तरह से जो हमारे समर संघ में जो स्पोक्स होते हैं वो इसमें प्रतिभाग करते हैं, वो अपना प्रस्ताव रखते हैं। कोई भी इसमें बदलाव करना चाहते हैं या कोई नया नियम बनाना चाहते हैं तो वे अपना प्रस्ताव ला सकते हैं। ये प्रत्येक दिनांक 1 तारीख को ऑनलाइन लगता है, और अभी बहुत ही अच्छा सौभाग्य हम लोगों को मिला है कि 14 अगस्त 2023 दिन सोमवार को नागपुर, नागलोक, महाराष्ट्र में हमारा ये हाउस फिजिकल लगने जा रहा है। इसमें जो भी साथी अपना प्रस्ताव रखना चाहता है वो इसमें अपना प्रस्ताव रख सकता है। जो भी इसमें संशोधन करना चाहता है वह अपना प्रस्ताव इसमें ला सकता है। यदि वह प्रस्ताव संघ हित में होगा, राष्ट्र हित में होगा, समण हित में होगा और सबकी सहमति होगी तो वह पर समर्थन से पास हो जाएगा, और लास्ट में वो संघ का आदेश बन जाएगा। और जो संघ का आदेश बन जाएगा वो फिर प्रत्येक व्यक्ति को मान्य होगा, वही संघ का आदेश होता है। और संघ का आदेश जो होता है वो सबसे ऊपर होता है, इसमें किसी भी का कोई व्यक्तिगत आदेश नहीं चलता। 8वां है साथियों, संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। अक्सर देखा गया कि तमाम संगठन जैसे मजबूत हुए तो कहीं ना कहीं राजनीति में शिफ्ट कर जाते हैं, और राजनीति में शिफ्ट करते वे अपनी विचारधारा से भटक जाते हैं, और वह अपनी अपोजिट विचारधारा के साथ भी काम करने में मस्त हो जाते हैं। क्योंकि राजनीति की कोई विचारधारा नहीं होती, उसकी सिर्फ एक ही विचारधारा होती है, साम दाम दंड भेद की विचारधारा। वह उसको सिर्फ बस पद पे और मंत्री बने रहने का ही उसका लालच होता है, और उसके चलते वो कुछ भी कर सकता है। अपने समाज को भी अगर बेचना पड़ जाए तो उसे भी बेच देता है। तो इसलिए संघ ने डिसाइड किया कि संघ की स्वयं की एक विचारधारा होती है, और संघ जो है अपनी विचारधारा से कहीं भटकते नहीं, और इसलिए संघ ने डिसाइड करा कि संघ कभी भी राजनीति में नहीं जाएगा। हाँ, यदि कोई समर संघी हमारा भाई जो राजनीति में जिसकी करने की अभिलाषा है तो वह
जा सकता है, संघ से अनुमति लेकर जा सकता है और वह अपनी राजनीति कर सकता है, लेकिन जब वो राजनीति करना जाएगा तो वो संघ में एक्टिव मेंबर नहीं रहेगा, एक सामान्य मेंबर की तरह काम करेगा। नमाया साथियों, संघ घातक की संघ में वापसी कभी नहीं होती। अक्सर देखा गया है कि तमाम संघों को पूरा, वर्तमान में नहीं, हमारा जो पास्ट था उसमें भी हमारा संघ था और संघ को तमाम लोगों ने नुकसान पहुंचाने का काम किया। उसके चलते ये देखा गया कि तमाम घाती लोग होते हैं जो संघ को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसी स्थिति में संघ ने डिसाइड करा कि संघ घातक की संघ में वापसी नहीं होगी। जो भी संघ को नुकसान पहुंचाने का काम करेगा, संघ की विचारधारा के विपरीत काम करेगा, उसको संघ में वापस नहीं लिया जाएगा। अगर उसका दोष सिद्ध नहीं होता है तो आ सकता है, और दोष किसी के ऊपर सिद्ध हो जाता है तो वह फिर वो उसमें संघ घातक की वापसी संघ में नहीं हो सकती। और साथियों, इसका जो 10 गोल्डन रूल्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स है। ये उपरोक्त जो 9 नियम है ये बिनंग संघ का आधार है। ये ना कभी बदले जाते हैं, ये ना खत्म किए जाते हैं और ना इनको अमान्य किया जाता है। इस तरह से ये 10 गोल्डन रूल्स हैं। ये एक तरह से आज के आधुनिक समय में एक तरह से संघ में एंटीवायरस का काम करते हैं। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है साथियों जिसमें कोई व्यक्ति, चाहे वो कैसी भी सोच रखता हो, चाहे वो कितना भी इंटेलेक्चुअल हो, चाहे कितना भी ग्राउंड पे हो, सब व्यक्ति इसमें आ सकते हैं और सबको आने में इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई किसी तरह का भेद नहीं किया जाता। यहाँ समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के आधार पर सबका मान सम्मान किया जाता है और सबका ध्यान रखा जाता है। इसलिए यहाँ कोई भी जुड़ सकता है और जो जो चीजें हमारे समाज को जोड़ने में घातक सिद्ध हो रही थी और नुकसान, अपवाद हो रही थी, उसको संघ ने निकालने का काम किया है। और साथियों, जैसा कि संघ का बारे में आप जानते ही, हमारे तमाम साथियों ने बताया है कि संघ वो होते हैं कि संघ एक ऐसी चीज है कि जब संघ में कोई चीज होती है तो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जैसे कि आपने देखा कि जब जंगल में जानवर तमाम जब समूह में होते हैं तो उसको शेर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और जब शेर अकेला होता है तो गीदड़ भी उसका शिकार कर लेते हैं। और इस तरह से आपने देखा कि मधुमक्खियां जब संघ में रहती हैं तो वह उनपे उनकी ओर कोई गलत नजर से नहीं दे सकता, लेकिन अगर अकेली होती है तो कोई भी उसको मसल सकता है। तो संघ की बहुत बड़ी ताकत होती है साथियों। इसलिए इस समर संघ की आज बहुत आवश्यकता है। समर संघ में सबको जुड़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन जैसे कि तमाम लगातार हमारी वेबिनार के माध्यम से लगातार संगतियां हो रही हैं और अक्सर हमारे जो नए साथी आते हैं उनके तमाम क्वेश्चन ये रहते हैं कि अच्छी क्यूरियोसिटी होती है उनकी कि समर संघ को ये करना चाहिए, कि समर संघ को वैसा करना चाहिए, कि समर संघ को स्कूल बनाने चाहिए, कि समर संघ को हॉस्पिटल बनाने चाहिए, कि समर संघ को राजनीति में आना चाहिए। तो साथियों, सबकी जो सोच है वो बहुत ही, वैसे तो बहुत बढ़िया है, अच्छा सोचते हैं, विचारणीय है और सबको सोचना भी चाहिए। लेकिन साथियों, ये सब हम कर पाएंगे अपने व्यक्तिगत चंदे से तो कितना कर पाएंगे, 1-2 विद्यालय बना पाएंगे, 2-4 हॉस्पिटल बना पाएंगे। लेकिन यदि आप समर संघ के कॉन्सेप्ट को समझकर समर संघ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाएंगे तो ये पूरा भारतवर्ष का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरे भारतवर्ष का जो संविधान है, पूरे भारतवर्ष की जो भी आपके जितने भी सिस्टम हैं, वो सब आप 51%, जैसे ही आप 51% अधिक हो जाएंगे उस दिन सब हक अधिकार आपका होगा। सत्ता चाहे किसी की भी हो, लेकिन जब आप यूनाइट होंगे तो हर सत्ता आपकी बात करेगी, सारे संसाधन आपके होंगे, सारे संसाधन आपके द्वारा ही चलेंगे। लेकिन वो तभी हो पाएगा जब आप इकट्ठे हो जाएंगे। तो मेरा सभी यहाँ पे साथियों से अनुरोध है कि सभी साथी जो अपना सजेशन देते हैं वो इसके संघ के कॉन्सेप्ट को पहले समझ लें, और संघ के कॉन्सेप्ट यदि समझ में आ जाता है तो वह स्पोक्स बन जाएं। इसमें स्पोक्स मात्र एक उसको पद भी क्या, उसको वो एक प्रवक्ता होता है और वो स्पोक्स होता है, और वह जो है जो संघ की विचारधारा को समझ जाता है वो स्पोक्स बन जाता है, और जो स्पोक्स बन जाता है वह संघ में अपने जो भी उसे अच्छा लगता है कि संघ में किधर को काम करना चाहिए, संघ में क्या नियम लाना चाहिए, तो वह अपना प्रस्ताव दे सकता है। उसके लिए उसको स्पोक्स बनना पड़ेगा। और मैं ये सबसे अपील करूंगा कि हम लोग अपने ऐसा सजेशन देने की बजाय स्पोक्स बने और हाउस में अपने प्रस्ताव रखें और प्रस्ताव आकर खुद ही उसका समाधान बताएं कि हम इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि आप ये हम तभी कर सकते हैं जब हम यूनाइट होंगे, वरना साथियों ऐसा ही होगा कि अभी संसद की जैसे घटना है, आप हम सबके दिलों में और दिमागों में ये पीड़ा घूमती रही और तमाम लोग चीखे पुकार करते रहे और दूर दूर से चीखते रहे, शोर मचाते रहे, लेकिन किसी की 1% भी कोई कुछ टस से मस नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि हम यूनाइट नहीं है। तमाम संगठन बात करते हैं कि हाँ वहां बाबा अम्बेडकर साहब की फोटो लगे, कि वहां पे सेंगोल स्थापित नहीं होना चाहिए, जब अशोक के स्तंभ है तो अशोक स्तंभ स्थापित होना चाहिए। हमने बातें बहुत करी, लेकिन टस से मस 1 पॉइंट भर भी इधर से उधर नहीं कर पाए।
चाहे कितना बड़ा भी संगठन था वो भी कुछ नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि कितना भी बड़े बड़े संगठन है, लेकिन जब तक हम सारे संगठन अलग अलग कुएं खोदते रहेंगे, अलग अलग प्रैक्टिस करते रहेंगे, आप निश्चित मान लीजिए ना आपको पानी पीने मिलेगा, ना आपकी बात को कोई सुनेगा। और यदि आप इस समर संघ में, चूंकि मैंने बताया इसमें ऐसा एंटीवायरस तैयार किया गया है जिससे कोई वायरस इसके अंदर नहीं आ सकता, इसका ना कोई मालिक बन सकता, ना इसका कोई क्या कहते हैं मिसयूज कर सकता है, और इसमें कोई साथी आके कितनी भी मेहनत कर सकता है, जो जितनी मेहनत करेगा वो उतनी साइनिंग मारेगा। और साथियों, समर संघ जो है इसमें स्वयं में कुछ नहीं होता। ये समर संघ जो है, संघ जो है वो हमसे और आपसे मिलकर बना होता है। और ये समर संघ, आप यदि चाहते हो कि ये 2 साल के अंदर ही क्रांति कर दे, तो ये 2 साल के लिए नहीं, 1 साल के अंदर भी क्रांति कर सकता है। लेकिन वो तब कर सकता है जब प्रत्येक व्यक्ति दूसरे पे उंगली ना उठाकर अपने स्वयं को एनालिसिस करे कि मैं मेरे स्वयं के द्वारा कितना काम किया जाता है, कितना वर्कआउट किया जाता है, मैं स्वयं अपनी कथनी और करनी में कितना ईमानदार हूं, मैं कितना काम कर रहा हूं, ये स्वयं अपना एनालिसिस करे। जिस दिन हमारे साथी अपने स्वयं का एनालिसिस करेंगे और अपनी विचारधारा देने का, अपने काम करने का काम करेंगे, 100% ये समर संघ 2 साल नहीं 1 साल में क्रांति कर देगा। साथियों, ये बहुत बड़ा काम नहीं है संघ के लिए, लेकिन जरूरत है एक होने की। आप देख रहे हैं तमाम घटनाएं घट रही हैं। गुजरात में अभी अच्छे कपड़े पहनने पर घटना घट गई, और तमाम लोग ज्ञापन देते हैं, संगठन लोग ज्ञापन देते हैं। ज्ञापन देने से होता क्या है, घटना जो घटनी होती है वो घट जाती है और हम आप कुछ नहीं कर पाते। तो मेरा सभी साथियों से करबद्ध प्रार्थना है कि हम लोग जुड़ें और जोड़ें और इसको संघ को मजबूत करें। जब संघ को मजबूत कर देंगे तो निश्चित बात है संघ आपको 100% गारंटी देती है, आपके हक अधिकार 100% सुरक्षित करने की गारंटी, आपके बच्चों को भविष्य सुरक्षित करने की गारंटी ये संघ देता है। लेकिन संघ में आपको ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, अपनी अपनी ड्यूटियों का निर्वहन बहुत ईमानदारी से करना पड़ेगा, अपनी ड्यूटियों को समझना होगा, तभी आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग को भटकाने के लिए, लेकिन संघ एक ही काफी है मंजिल को पाने के लिए। संघ एक ही काफी है मंजिल को पाने के लिए। इसलिए समर संघ के साथ जुड़िए और समर संघ को मजबूत करिए। इसी के साथ मैं इसमें आखिरी में हमारी जो संगति होने जा रही है उसका भी मैं आप साथी को संदेश देना चाहता हूं, क्योंकि समय ज्यादा नहीं लूंगा, और भी साथी होंगे। तो साथियों, जैसा कि आपको विदित है कि दिनांक 12 अगस्त 2023 से लेकर 15 अगस्त 2023 तक हमारी नागपुर महाराष्ट्र भारत में संगति लगने जा रही है, जिसमें दिनांक 12 अगस्त 2023 को हमारे जितने भी समर संघी पूरे भारतवर्ष से पहुंच रहे हैं और उनका आपस में परिचय होगा। और दिनांक 13 अगस्त 2023 को हमारे समर संघ का फिजिकल हाउस लगेगा, जो कि काफी दिनों बाद लग रहा है। ऑनलाइन हमारा हाउस तो प्रत्येक 1 तारीख को लगता है, लेकिन ये फिजिकल हाउस काफी दिनों बाद लग रहा है। इसलिए सारे स्पोक साथी जितने भी हैं वे सब इसमें अनिवार्य रूप से पहुंचने का प्रयास करें। 14 अगस्त 2023 को हमारे जितने भी सामाजिक संगठन हैं, सभी साथी हैं, उनको सबको आमंत्रित किया गया है, जिसमें हमारे समर जो सामाजिक संगठन, संस्थाएं, सरकारी कर्मचारी एसोसिएशन, समर धार्मिक भंते, सभी समर संत, समर बालकों के दल, आर्मी सेना के संगठन, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता, समर आर्थिक व्यापारिक लोग, समर प्रोफेशनल, समर पत्रकार, समर शिक्षाविद, सभी समर भवन, बुद्ध विहार, डेरा, मठ, आश्रम के सभी संचालक और बुद्धिजीवी साथियों को यहाँ निमंत्रण किया जा रहा है। दिनांक 14 अगस्त 2023 को प्रातः 9 बजे से देर शाम तक ये संगति लगेगी। साथियों, स्थान पुनः बता दूं, नागलोक, नागपुर, महाराष्ट्र, भारत। और खर्च इसमें खुद का खर्च खुद ही को उठाना है। अधिकार जो मिलने अभी आरंभ ही हुए थे वह अभी लगभग खत्म होते चले हैं। आने वाला समय बहुत ही भयंकर है। आरक्षण है पर नौकरियां नहीं है। सरकारी संस्थाएं खत्म हो चुकी हैं, बिक चुकी हैं। शिक्षा इतनी महंगी हो चुकी है कि रोजगार की शिक्षा दिलवाना अब असंभव सा हो चुका है। कोई भी पढ़ गया हो लेकिन नौकरी उसको मिलना बहुत ही मुश्किल है। सभी प्राइवेट संस्थान जात को देखकर काम देते हैं और व्यापार भी जात के आधार पर छोटे शहरों में चलती नहीं है। राजनीति हजारों टुकड़ों में बट चुकी है। धम्मधर अलग अलग मठ बन गए हैं। इसलिए जितने भी हमारे बौद्धिस्ट देश थे उन्होंने भी मदद देनी बंद कर दी है। विदेश में भी लोग टुकड़ों में टूटे पड़े हैं और विदेश से अब जो है समण को कोई मदद मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। सामाजिक संगठन लाखों टुकड़े हो चुके हैं। ये लाखों संगठन खुद अपने आप को नहीं बचा पा रहे हैं तो ये समाज को क्या बचाएंगे। हर साल ये संगठन खुद में टूट जाते हैं
और साथियों तमाम हमारे फैक्ट्रियां खेत हमारे पास है नहीं, धन हमारे पास है नहीं, सारा काम अब मशीनों से हो रहा है। मनुष्य की आवश्यकता लगभग लगभग समाप्त होती जा रही है। अब अनावश्यक मनुष्यों को अब खत्म किया जा रहे हैं। यदि आपातकाल कोविड कोरोना जैसा समय फिर दोबारा से यदि आता है तो अब सबसे ज्यादा मारे जाने वाले लोगों में हमारे समण भाई, समण बहनें, समण बच्चे और समण बुजुर्ग होंगे। काम ना मिलने के कारण भूख से, लाचारी से, बेबसी से, बीमारी से, गरीबी से मरने वाले लोग अधिकतर समण ही होते हैं। राजनीति, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, दल बल, धरना, प्रदर्शन, हड़ताल, वार्ता लगभग सभी प्रयोग हो चुके हैं। 29 लाख संगठन बनाकर भी, चंदा इकट्ठा करके भी, जमीन जायदाद बनाकर, भवन, मठ, डेरा, आश्रम, विहार, सदन, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब बनाकर देख लिया, लेकिन संवैधानिक अधिकार हम नहीं बचा पाए और प्रत्येक दिन हमारा संवैधानिक अधिकार टूटता छटता जा रहा है। अंतिम प्रयोग होना अभी बाकी है दोस्तों, साथियों। संघ का प्रयोग, पुरातन समर संघ का प्रयोग, जिन भी लोगों ने संघ का प्रयोग किया वे हमेशा सफल हुए। वर्तमान में इसका उदाहरण आप देख सकते हैं और अतीत में इसका उदाहरण आपने देखे हैं। यह आपातकाल है, समय कम है, हम आपको इकट्ठा होना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है साथियों। आप चाहें या ना चाहें पर यही एक रास्ता बचा है। जितनी जल्दी इस रास्ते को पकड़ लेंगे उतनी जल्दी हम मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अगर इकट्ठा होना चाहते हैं, इकट्ठा होने के लिए हमें अहम और वहम को त्यागना पड़ेगा, आपस में वार्ता करनी पड़ेगी। अच्छा प्रस्ताव हो तो आप संघ में 14 अगस्त को लाकर रख सकते हैं और इकट्ठा होने के लिए आप लोग और पहुंचे, वहां पर अपने विचार शेयर करें और साथियों के विचार सुने, मंथन करें और जो अच्छा निर्णय निकलेगा, जो मंथन करके निर्णय निकलेगा, हम उस पर वो संघ में प्रस्ताव पास होगा और उस पर पूरा संघ काम करेगा। और इस तरह से मैं पुनः सभी साथियों से अनुरोध करूंगा, जितने भी संगठन हैं, संस्था हैं, बुद्धिजीवी साथी हैं, सभी अपने अहम और वहम को त्यागते हुए और अपने अच्छी भावना के साथ, अच्छी सोच के साथ और समाज हित में, समण हित में, देश हित में, राष्ट्र हित में, बच्चों के हित में आप सब चीजों को त्यागते हुए 14 अगस्त 2023 को अनिवार्य रूप से पहुंचने का प्रयास करें। समण संघ के साथ 100% काम करने का काम करें। 100% आप संघ को काम करेंगे, संघ को मजबूत करेंगे तो संघ 100% आपकी हर एक चिंता का मुक्ति करने का काम करेगा, आपका सबका अधिकार सुरक्षित करने का काम करेगा। संघ इस बात की गारंटी देता है और ये हम भूतकाल में भी दिया है, भविष्य में भी देगा। इसी के साथ सभी साथियों ने मेरी बात को सुना, सबका आभार और धन्यवाद। और मेरे वक्तव्य में कोई भी असंवैधानिक बात हो गई हो या किसी को कोई ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं संघ से क्षमा प्रार्थी हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, शंघं नमामि, शंघं नमामि, शंघं नमामि। बहुत बहुत साधुवाद साथियों, थैंक यू।